हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान सरोवर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग जो टेक्निक इन्वॉल्व होती हैं लिपिड या प्रोटीन को देखने के लिए कि उनमें किस तरह के मूवमेंट होते हैं, या प्रोटीन इंट्रीगल है या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, उसको देखने के लिए तो फ्रैप फ्लिप टेक्निक या फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे कि हमें पता है कि लिपिड मॉलिक्यूल में क्या होता है, लिपिड मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर टाइप का मूवमेंट हो पाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, चाहे लिपिड की बात करें या कोलेस्ट्रॉल की बात करें, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जिसको हम लोग टम्बल मूवमेंट बोलते हैं। बट इस तरह का मूवमेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल में नहीं हो पाता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल में किस तरह के मूवमेंट हो पाते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर मीन्स की रोटेशन मूवमेंट कर सकते हैं, रोटेशनल, और साथ में कर सकते हैं लेटरल डिफ्यूजन मूवमेंट। तो ये प्रोटीन के मीन्स मूवमेंट होते हैं। तो अब इन मूवमेंट को समझने के लिए या ऐसे मूवमेंट होते हैं प्रोटीन में, उसके जानने के लिए कुछ टेक्निक इवॉल्व हुई हैं। उन टेक्निक से हम लोग पता कर सकते हैं कि प्रोटीन में मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जो कि ये देखने के लिए कि जो प्रोटीन होता है वो डिफ्यूजन शो करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और उसको कौन सा डिफ्यूजन? लेटरल डिफ्यूजन। इस डिफ्यूजन को देखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था? माउस और ह्यूमन का हाइब्रिड सेल बनाया गया था। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया, माउस सेल लिया गया है, दूसरी तरफ ह्यूमन सेल लिया गया है। माउस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होंगी, ये माउस सेल वाली प्रोटीन येलो कलर की आपको दिख रही है। जो ह्यूमन सेल है यहाँ पे आप पिंक कलर के देख सकते हैं, ह्यूमन सेल के प्रोटीन है। अब इन दोनों सेल्स को फ्यूजन कराया गया और फ्यूजन के बाद क्या बनेगा? एक हेट्रोकैरियोन बनेगा। हेट्रोकैरियोन का मतलब क्या होता है? हेट्रोकैरियोन का मतलब कि ऐसा कोई सेल जो कि मल्टी न्यूक्लिएट हो और जेनेटिकली डिफरेंट हो। मीन्स कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इसका न्यूक्लियस माउस सेल का, दूसरा ह्यूमन सेल का न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर आ गया है, और इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोकैरियोन, या सिनकाइशियम भी बोला जाता है, या मल्टी न्यूक्लिएट सेल भी बोलते हैं। और जेनेटिकली डिफरेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तरह के न्यूक्लियस हैं, एक माउस सेल का न्यूक्लियस है, एक ह्यूमन सेल का न्यूक्लियस है, तो दोनों का जेनेटिक कंटेंट अलग अलग है। अब क्या किया गया? तो अब जब ये हेट्रोकैरियोन बने थे उस समय यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो माउस और ह्यूमन प्रोटीन है, इनिशियली वो अपने अपने रीजन में कन्फाइंड है। मीन्स कि जैसे ये यहाँ पे फ्यूजन कराया गया, तो जब सेल फ्यूज की होगी तो जिस तरह से सेल फ्यूज हुई वो अपने अपने रीजन में, प्रोटीन अपने अपने एरिया में कन्फाइंड है। माउस सेल की माउस इधर इस एरिया में, और ह्यूमन सेल की इस एरिया में, मीन्स कि अपने अपने ओन हेल्व में कन्फाइंड है। अब इसके बाद क्या किया गया कि एक ऐसी एंटीबॉडी ली गई जो कि किसके अगेंस्ट है? ये मीन्स माउस सेल के एंटीबॉडी अगेंस्ट है। दूसरी एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट है? जो ये प्रोटीन किसके है? ह्यूमन प्रोटीन, उसके अगेंस्ट ली गई। अब इन प्रोटीन्स को, मीन्स कि जो भी ये एंटीबॉडीज थे, इन एंटीबॉडीज को लेबल कर दिया गया। जो माउस सेल की एंटीबॉडी थी उसको लेबल किया गया फ्लोरेसिन लेबल से। तो फ्लोरेसिन लेबल क्या होता है? मीन्स कि फ्लोरेसिन ग्रीन कलर की डाई होती है, इससे लेबल कर दिया गया। और इसको रोडामिन रेड, ये रेड कलर की होती है, रोडामिन से लेबल कर दिया गया ह्यूमन एंटीबॉडी को। अब इसके बाद इस हेट्रोकैरियोन को इन दोनों एंटीबॉडी से ट्रीटमेंट दिया गया। जब ट्रीटमेंट दिया गया तो जहां जहां जिसकी जो प्रोटीन थी, तो क्योंकि ये अपने रीजन में कन्फाइंड थी, ये प्रोटीन ये इस रीजन में कन्फाइंड थी, तो एंटीबॉडी भी कैसे बाइंड करेंगी? इसी रीजन में इस तरह से बाइंड करेंगी। अब हम इसको माइक्रोस्कोपी से विजुलाइज करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे सारे मीन्स माउस सेल वाले एंटीबॉडी ने बाइंड कर लिया है और उसके पास ग्रीन फ्लोरेसेंट है। अब ये जो डाई है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये एंटीबॉडी ने कहाँ बाइंड करके रखा है। इसी तरीके से इसने यहाँ पे बाइंड किया होगा, इस पे जो ये रोडामिन है, इससे पता कर लेंगे कि कहाँ पे बाइंड किया हुआ है। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरीके से यहाँ पे बाइंड किया हुआ है। ये भी एक्चुअली ग्रीन होगा, ये यहाँ पे इस तरह का ब्लू कलर हो गया। अब इसके बाद ये यहाँ पे टाइम का इंक्यूबेशन क्या है? यहाँ पे टाइम का इंक्यूबेशन 0 मिनट है। तो उस समय क्या हुआ, जब ट्रीटमेंट दिया गया तो जहां जिसकी प्रोटीन थी वहां पे इसने बाइंड कर लिया। फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया गया?
एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इंक्यूबेट किया गया, टाइम पीरियड क्या था 40 मिनट। 40 मिनट के बाद क्या ऑब्जर्वेशन किया गया, ऑब्जर्वेशन ये किया गया मीन्स कि इनके जो रोडामिन या फ्लोरेसेंस को विजुलाइज करके ही ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या देखा गया कि ये जो है ये सारे क्या है, इंटरमिक्सिंग है। तो इंटरमिक्सिंग का मतलब क्या है कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्रोटीन है ये किसकी है, माउस सेल की प्रोटीन है। ये एंटीबॉडी किसका है, माउस सेल प्रोटीन के लिए एंटीबॉडी अगेंस्ट है, और ये एंटीबॉडी जो है ये किससे बाइंड है, फ्लोरेसेंस से बाइंड है। तो ये एक फ्लोरेसेंस वाला कलर यहाँ दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे दिखेगा, तीसरा यहाँ पे, मतलब इस तरह से यहाँ पे इंटरमिक्सिंग दिख रही है, और ये ह्यूमन वाला है। तो इससे क्या समझ में आया कि क्योंकि हमने कोई एडिशनल चीज तो की नहीं, हमने सिर्फ क्या किया, एंटीबॉडी से ट्रीटमेंट दे दिया और एंटीबॉडी को हमने लेबल कर दिया है। तो अब ये क्या हो रहा है कि इनमें ये जो प्रोटीन है जिसने एंटीबॉडी से बाइंड किया, ये प्रोटीन क्या कर रही है, डिफ्यूज कर रही है। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया में डिफ्यूजन शो कर रही है, और इसकी वजह से ये इस तरह का इंटरमिक्सिंग वाला स्ट्रक्चर हो गया, और हम इसको विजुलाइज कर लेंगे माइक्रोस्कोपी के थ्रू, और हमें पता चल जाएगा कि प्रोटीन लेटरली डिफ्यूज कर रही हैं, और इसी लेटरल डिफ्यूजन की वजह से ये इस तरह का हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये इसका मीन्स इस एक्सपेरिमेंट का से हम पता कर सकते हैं कि प्रोटीन क्या करती है, लेटरली डिफ्यूज करती हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम है फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में फ्रैप, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग टेक्निक। इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, इस टेक्निक से हम लोग प्रोटीन और लिपिड दोनों का ही देख सकते हैं कि इसमें मूवमेंट होता है। बट बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटीन को लेके चला है, तो हम लोग प्रोटीन के लिए ही यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये है, क्योंकि देखिए जब प्रोटीन मूव करे तो मेम्ब्रेन में जो लिपिड मॉलिक्यूल है उनमें भी तो मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये क्या है, प्रोटीन है। इस प्रोटीन को क्या किया गया है, मीन्स यहाँ पे फ्लोरोफोर से इसको मीन्स टैग कर दिया गया। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल को आपको विजुलाइज करना है, तो उसको जो इंटरेस्ट ऑफ प्रोटीन है उसको हम किसी पर्टिकुलर उसको मार्किंग कर देंगे, उस प्रोटीन को मार्किंग कर देंगे, और उस मार्किंग को हम किस तरह से कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक फ्लोरेसेंट ग्रुप से मार्किंग कर सकते हैं, जिसको या जो फ्लोरेसेंट ग्रुप क्या हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं, वो कोई लिगेंड हो सकता है, जैसे कि फ्लोरोफोर बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोफोर। अब ये फ्लोरोफोर यहाँ के केस में क्या है, जीएफपी, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन है। यहाँ पे क्या किया गया कि ये जो आप देख रहे हैं प्रोटीन है, इसको क्या किया गया, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन से यहाँ पे टैग कर दिया गया। तो अब ये पूरी ये मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन को ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन से या यहाँ पे फ्लोरेस ये करेगा, ये प्रोटीन जितनी भी है फ्लोरेस करेंगे, क्योंकि इनको इससे मीन्स मार्क कर दिया गया है ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन से। अब इसके बाद क्या किया गया, तो अब ये एक सेल है, इस सेल का अगर टॉप व्यू देखें तो पूरी अगर सेल पे हमने फ्लोरेस कर दिया है, मीन्स की जीएफपी से टैग कर दिया है, तो क्या होगा कि हमें पूरी ग्रीन सेल दिखेगी। तो ये हमें ऊपर से क्योंकि फ्लोरेस कर रही है, फ्लोरेसेंट है, तो फ्लोरेसेंस होने की वजह से ये क्या हमें ग्रीन जैसा दिख रहा है, मीन्स इस तरह का दिख रहा है। अब इसके बाद क्या किया गया, एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लीजिए ये एक एरिया लिया गया और इस एरिया में क्या किया गया, लेजर बीम डाला गया। लेजर बीम से क्या मतलब है कि लेजर बीम पर्टिकुलर एरिया को क्या करेगा, ब्लीच करेगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो ग्रीन मीन्स की जो ये फ्लोरेस प्रोटीन थी, इसका फ्लोरेसेंस खत्म हो रहा है, ब्लीचिंग हो जा रही है। अब ब्लीचिंग होने के बाद कुछ समय के बाद क्या देखा गया कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी एक जगह पे कोई पर्टिकुलर इफेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लगातार लेजर बीम लगातार नहीं, यहाँ पे एक बार हमने लेजर बीम डाला तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ प्रोटीन ब्लीच हो गई। अब इस एरिया में, इस सेल में अगर हम लोग देखें तो इस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, ये ब्लीच एरिया दिख रहा है हमको, और ये बाकी का एरिया कैसा दिख रहा है, ग्रीन, जैसे कि क्योंकि यहाँ पे तो प्रोटीन है ना, फ्लोरेस प्रोटीन, तो ये हमें वैसे ही दिख रहा है, बट ये एरिया हमें ब्लीच दिख रहा है। फिर इसके बाद क्या देखा गया कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ब्लीच एरिया पर्टिकुलर एक लोकेशन पे, एक एरिया पे था, वो वहां पे रिकवरी हो रही है, वहां पे क्या हो रही है, फ्लोरेसेंट वाली प्रोटीन आ जा रही हैं,
और जो ब्लीच वाली प्रोटीन थी वो दूसरी जगह मूव कर जा रही है। तो मान लीजिए कि एक कोई चीज है जहां पे हम लगातार यहाँ पे ब्लीचिंग हुई, इसके बाद अगर ये प्रोटीन यहाँ मूव कर जाएगी तो कोई चीज अगर बहुत बड़े पैच में है और ये छोटे छोटे पैच में है, तो अगर छोटे छोटे पैच में होगी तो वो हमें इतने अच्छे से विजुलाइज नहीं होगी, मतलब कितने अच्छे से नहीं दिखेगा कि यहाँ पे पैच है। लेकिन अगर कोई बड़ा पैच है तो वो हम इजिली देख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो कि मान लीजिए कि यहाँ पे जब ब्लीच कराया गया इस सेल में, तो यहाँ पे देखा गया कि इस पर्टिकुलर एरिया में ब्लीचिंग शो हो रही है, लेकिन कुछ समय के बाद जो ये एरिया था जो पूरी तरह से ब्लीच शो हो रहा था, वहां पे हल्की सी देखिए ग्रीनिंग हो गई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ब्लीचिंग एरिया था, यहाँ से कुछ प्रोटीन जो ब्लीच वाली थी वो यहाँ से मूव कर गई हैं, और दूसरी प्रोटीन जो कि फ्लोरोसेंट वाली वो आ गई है, इसलिए ऐसा कलर यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने इधर मूव कर लिया, इस वाली प्रोटीन ने इधर मूव कर लिया, इसने इधर मूव कर लिया। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है डिफ्यूजन। प्रोटीन क्या हो रही, मूव कर रही हैं। तो इस तरह से तो हमें क्या होगा कि एक पर्टिकुलर जहां पे एक जगह पे सारे प्रोटीन ब्लीच थे, उनकी रिकवरी हो रही है क्योंकि वो मूवमेंट शो कर रहा है। तो इसलिए इसको बोला गया फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। तो ये टेक्निक यूज करके हम लोग देख सकते हैं कि इन प्रोटीन्स में क्या होता है, फ्लोरेसेंस होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ब्लीच एरिया है। इस ब्लीच एरिया को पहले हम मेजर कर लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग ब्लीच एरिया को मेजर करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे जो भी एरिया यहाँ पे है उससे हम लोग कंपेयर कर लेंगे। और इसको जो मीन्स कि ये कैलकुलेट की मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहा है, प्रोटीन मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहा है, तो उसको हम लोग किस तरह से निकालते हैं, उसको हम लोग डिफ्यूजन कोफिशिएंट से मेजर कर सकते हैं। डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या होता है? डिफ्यूजन कोफिशिएंट का मतलब मास डिफ्यूजिविटी उसको हम लोग बोल सकते हैं, या कोई भी मोलर फ्लक्स हो किसकी वजह से, मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन की वजह से, और ग्रेडियंट इन द कॉन्सेंट्रेशन स्पीसीज। मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कि फ्लोरेसेंट प्रोटीन का ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो उस ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मीन्स कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन की जो टेंडेंसी है उसकी वजह से, और उसमें जो ग्रेडियंट है उस स्पीसीज की वजह से, उसी को हम लोग डिफ्यूजन कोफिशिएंट बोलते हैं। अब इसके बाद एक ग्राफ बनाया गया जो कि वही पूरा देखा गया कि फ्लोरेसेंट मेजरमेंट एरिया को लेके देखा गया। तो अगर हम लोग इस ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एरिया यहाँ से ब्लीच करना शुरू किया जा रहा है, इस एरिया से ब्लीच करना शुरू किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ तो अच्छा सा ग्रीन फ्लोरेसेंट दिख रहा है, बट जहाँ पे ब्लीच करना शुरू किया तो देखिए क्या हो रहा है कि ब्लीचिंग एरिया बढ़ रहा है, और थोड़े समय के बाद यहाँ पे ब्लीचिंग एरिया की क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है। तो इस तरह से इसमें क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है। रिकवरी ऐसा नहीं कि वापस वो फ्लोरेसेंट हो जा रहा है, रिकवरी का मतलब कि ये जो एक बड़ा सा पैच इसने बनाया था, वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो डिफ्यूज कर रहे हैं, तो वो जो हमें एक साथ पूरा इफेक्ट दिख रहा था वो हमें पैचेस में दिख रहा है, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है कि सेल में ब्लीचिंग कितनी ज्यादा या किस पर्टिकुलर एरिया में। तो उससे इस प्रोसीजर से हम ये पता कर सकते हैं कि प्रोटीन जो होती हैं उनमें मूवमेंट होता है। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर डिफ्यूजन कोफिशिएंट की बात करें कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट के थ्रू हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेल सरफेस को हमने किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को मार्क कर लेते हैं, और इसी में हम लोग डिफ्यूजन कोफिशिएंट से पता कर लेते हैं। तो अब ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट हर मेम्ब्रेन के लिए वेरिएबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर किसी सेल में प्रोटीन का डिफ्यूजन रेट ज्यादा है तो हर सेल में ज्यादा हो, हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज्यादा हो, तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट वेरी कर सकता है। इसके बाद फिर दूसरी टेक्निक, तो अभी आपको ये टेक्निक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग दूसरी टेक्निक की अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसेंस लॉस इन फोटो ब्लीचिंग। मीन्स कि वहां पे क्या हो रही थी, रिकवरी हो रही थी, यहाँ पे लॉस हो रही। तो अब इस लॉस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, ये भी प्रोटीन को देखने के लिए ही है कि प्रोटीन में डिफ्यूजन होता है, बट यहाँ पे टेक्निक थोड़ी दूसरी यूज की गई है। अब इस टेक्निक में क्या किया गया कि जैसे मान लीजिए ये प्रोटीन है, इसको फ्लोरेस कर रही क्योंकि ये टैग है। इसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, ब्लीच किया गया लेजर बीम से। अब इस पर्टिकुलर एरिया में इसको ब्लीच किया जा रहा है, तो अभी ये सेल आपको ऐसी दिख रही है। इसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे दो एरिया लिया जाता है। एक एरिया ये ब्लीचिंग एरिया है, इसको हम लोग ब्लीच एरिया बोलते हैं, और एक एरिया को हम लोग मेजरमेंट एरिया लेते हैं। मेजरमेंट एरिया में
हम लोग फ्लोरेसेंस का रेट देखते हैं। हाँ, अब जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए आप यहाँ पे ब्लीच कर रहे हैं, पर्टिकुलर यहाँ पे आपने क्या किया, ब्लीच किया। ब्लीच करने के बाद क्या हो रहा है कि ब्लीचिंग होते जा रही है, मीन्स कि लेजर बीम लगातार यहाँ पे पड़ रही है। तो वहां पे क्या थी, वन टाइम पड़ी, इसके बाद फिर वो डिफ्यूजन देखा गया। यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूअस ब्लीचिंग की जा रही है। कंटिन्यूअस ब्लीचिंग के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो ब्लीच होते जा रहे हैं, लेकिन जो आसपास के मॉलिक्यूल, एक पर्टिकुलर एरिया को हमने मेजरमेंट किया कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या इफेक्ट होता है ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन का, मींस कि कितना फ्लोरेस कर रहा है। तो उस एरिया को मेजर करके हम पता कर सकते हैं कि क्या ब्लीचिंग का इफेक्ट है। तो यहाँ पे तो लगातार पड़ रही तो ये टोटल ब्लीच दिखेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे मेजरमेंट किया गया, यहाँ की एफिशिएंसी देखी गई। तो धीरे धीरे क्या देखा जा रहा है कि यहाँ का एरिया, ब्लीच तो सिर्फ मींस की पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे लेजर बीम डाला जा रहा है, तो ब्लीचिंग तो सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन पे हो रही है, लेकिन इधर के सेल के इधर के प्रोटीन कैसे ब्लीच हो पा रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ जो भी प्रोटीन होंगे वो इधर डिफ्यूज करेंगे। तो अभी वहां पे क्या होता है, इस तरह से रिकवरी दिखाई गई थी। यहाँ पे क्या है कि प्रोटीन इधर आ रहे हैं, जब इधर आएंगे तो जो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो भी ब्लीच हो जाएंगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके प्रोटीन क्या हो रहा है, ग्रीन फ्लोरेसेंट लॉस हो रहा है, क्योंकि सारे प्रोटीन लेजर बीम पड़ रहा है, सारे प्रोटीन मूव कर रहे हैं, आ रहे हैं लेजर एरिया में। तो लेजर एरिया से जो ब्लीच वाले हो गए हैं वो इधर जा रहे हैं, फिर इसके बाद जो नॉन ब्लीच हैं वो इधर आ रहे हैं, फ्लोरेसेंस वाले। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी ही सेल हमें देखिए धीरे धीरे कैसे कर रही है, ग्रीन कलर इसका कम होते जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी सेल क्या हो रही है कि यहाँ पे पूरा जितना एरिया लिया गया था वो पूरा एरिया ब्लीच हो गया है। तो इस तरह से क्या होगा, तो इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिकवरी नहीं हो रही, वहां पे रिकवरी हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरेसेंस लॉस इन फोटो ब्लीचिंग। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस लॉस इन फोटो ब्लीचिंग टेक्निक। अब इसके बाद यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है, इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे ब्लीच कर दिया गया इस एरिया को। इसके बाद ये फ्लोरेसेंस का मेजरमेंट किया गया, ये टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम भी तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि डिफ्यूजन तुरंत तो हो नहीं जाएगा, डिफ्यूजन के लिए तो समय चाहिए ना, तो वो समय को के साथ यहाँ पे देखा गया। तो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मीन्स की लॉस होता जा रहा है, फ्लोरेसेंस लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस ब्लीचिंग हो रही, जिसकी वजह से जितने भी और आसपास के जो भी प्रोटीन थे वो भी इस एरिया में मूव करेंगे और वो भी ब्लीच होते जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसेंस लॉस इन फोटो ब्लीचिंग। तो ये भी, इससे भी क्या पता चला, इससे भी हमें ये पता चला कि प्रोटीन में डिफ्यूजन होता है और उस डिफ्यूजन की वजह से ऐसा चीज हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग ने ये दोनों टेक्निक समझ ली। ये टेक्निक के बारे में हमने बहुत ही शॉर्ट में लिख दिया है आपके नोट्स के पर्पज से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। द फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल ब्लीच्ड इन स्मॉल एरिया यूजिंग लेजर बीम, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में ब्लीच किया गया। द फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी रिकवर एज ब्लीच्ड मॉलिक्यूल डिफ्यूज अवे एंड अनब्लीच्ड मॉलिक्यूल डिफ्यूज इनटू इरेडिएटेड एरिया। मतलब कि जहाँ पे जैसे कि पहला वाला है, ये फ्रैब की बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक स्मॉल एरिया पे ब्लीचिंग किया गया और धीरे धीरे करके इंटेंसिटी उसकी कम होती जाएगी। कैसे, उनकी जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी थी वो कम हो जाएगी क्योंकि ब्लीचिंग हो रही है। और उसकी रिकवरी कैसे होगी कि जो आसपास के जो मॉलिक्यूल हैं वो मूव कर रहे हैं, वो अनब्लीच्ड मॉलिक्यूल डिफ्यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो रिकवरी करेंगे। द डिफ्यूजन कोफिशिएंट कैलकुलेटेड बाय ग्राफ, जो हमने ग्राफ बताया वो डिफ्यूजन मीन्स डिफ्यूजन कोफिशिएंट से उसको कैलकुलेट किया गया। जैसा हमने बताया कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या होता है, मास डिफ्यूजिविटी होती है, प्रोपोर्शनल मींस कि इसमें क्या होता है, मोलर मॉलिक्यूल का फ्लक्स होता है उसके डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन और ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। तो अब इसके बाद फिर इस टेक्निक से, और ये जो द ग्रेटर डिफ्यूजन कोफिशिएंट फास्टर रिकवरी, जितना ज्यादा डिफ्यूजन का कोफिशिएंट ज्यादा होगा रिकवरी उतनी फास्ट होगी। इसके बाद अगर हम लोग फ्लिप की बात करें तो फ्लिप में क्या होता है, स्मॉल एरिया मेम्ब्रेन इरेडिएटेड कंटिन्यूअसली एंड फ्लोरेसेंस, मतलब वहां पे क्या हुआ था कि एक बार लेजर बीम करके स्मॉल एरिया को ब्लीच कर दिया गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस इरेडिएशन हो रहा है, मीन्स कि लगातार वहां पे लेजर बीम पड़ रहा है और उस एरिया में क्या हो रहा है कि फ्लोरेसेंस मेम्ब्रेन इन सेपरेट एरिया। और फ्लोरेसेंस मेम्ब्रेन को हमने वहां पे आपको दो एरिया दिखाया था कि एक मेजरमेंट एरिया है और एक क्या है, ब्लीच एरिया है।
फ्लोरेसेंस इन सेकेंड एरिया प्रोग्रेसिवली डिक्रीज, मतलब कि जो सेकेंड एरिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये सेकेंड एरिया यहाँ पे धीरे धीरे करके क्या होगा कि ब्लीच वाला मीन्स कि ये जो फ्लोरेसेंस रेट है यहाँ पे धीरे धीरे घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मॉलिक्यूल यहाँ डिफ्यूज कर रहे हैं। डिक्रीज इन द फ्लोरेसेंस प्रोटीन, इवेंचुअली ऑल फ्लोरेसेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल ब्लीच्ड एज लॉन्ग एज आर मोबाइल नॉट परमानेंटली अचीव टू साइटोसोल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, मतलब कि धीरे धीरे करके सारे ही मॉलिक्यूल ब्लीच हो जाएंगे। तो बट ये दोनों टेक्निक यूज की जाती है, बट इन दोनों टेक्निक को मतलब प्रोटीन का लेटरल डिफ्यूजन या डिफ्यूजन देखने के लिए किया जाता है, बट इसमें ड्रॉबैक हैं। इसमें ड्रॉबैक क्या है कि एक तो इसमें जो मेजरमेंट का मीन्स कि मान लीजिए हमने एक सेल लिया और इसमें हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो एक तो में एक पर्टिकुलर एरिया लेना पड़ता है। मीन्स कि आप किसी एक पर्टिकुलर एक प्रोटीन को नहीं आप उसका लेटरल डिफ्यूजन देख सकते, एक पर्टिकुलर एरिया को लेंगे और उसमें हम लोगों को डिफ्यूजन देखना पड़ेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल यहाँ से इस तरह से मूवमेंट शो कर रहा है, तो एक हमें लार्ज एरिया लेना पड़ेगा। लार्ज पॉपुलेशन मीन्स कि प्रोटीन के नंबर भी बहुत सारे लेने पड़ेंगे, एक प्रोटीन या दो प्रोटीन लेके हम नहीं देख सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू। और मान लीजिए, तो पहला ड्रॉबैक क्या होगा कि इंडिविजुअल प्रोटीन को नहीं देख सकते हैं, फर्स्ट ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक कि मान लीजिए कि जो ये प्रोटीन का मूवमेंट हो रहा है वो किसी वजह से रिस्ट्रिक्ट हो गया है। मतलब कि प्रोटीन में मोबिलिटी है, मूव कर सकते हैं, लेकिन किसी वजह से रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि जो वो प्रोटीन सच में इमोबाइल है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया किसी वजह से। तो एक ये इसका ड्रॉबैक है। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक और टेक्निक आई, उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं सिंगल पार्टिकल ट्रैकिंग। मीन्स कि जिसमें क्या किया जाता है कि जैसे यहाँ पे एक पॉपुलेशन लेना पड़ता है प्रोटीन का, यहाँ पे क्या हुआ सिर्फ सिंगल पार्टिकल ट्रैकिंग टेक्निक को लेके मीन्स कि एक ही मॉलिक्यूल को हम लोग ट्रैक करते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। तो जैसे मान लीजिए कि उसमें क्या किया जाता है कि उस पर्टिकुलर जो भी प्रोटीन है उसको एंटीबॉडी से कपल कर दिया जाता है और फ्लोरेसेंट डाई से टैग करिए। मान लीजिए कि ये कोई सिंगल एक प्रोटीन है, इसको एंटीबॉडी से टैग किया जाएगा और इसको किसी फ्लोरेसेंट डाई से टैग कर दिया जाएगा। वो फ्लोरेसेंट डाई हो सकती है या किसी गोल्ड पार्टिकल से हम लोग टैग कर देंगे और इसके बाद फिर हम लोग उसको ट्रेस करते हैं वीडियो माइक्रोस्कोपी के थ्रू। तो जहां जहां पे वो जाएगा उस तरह से हम लोग पता कर लेंगे। तो वहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे थे, वहां पे हम लोग माइक्रोस्कोपी यूज कर रहे थे। तो और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से विजुलाइज कर पाएंगे। वीडियो माइक्रोस्कोपी से हम लोग विजुलाइज कर लेंगे कि ये प्रोटीन चाहे गोल्ड पार्टिकल से वो एंटीबॉडी अटैच हो या फिर वो उससे अटैच हो डाई से, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये सिंगल पार्टिकल ट्रैकिंग के थ्रू हम लोग ये मॉलिक्यूल को भी देख सकते हैं। बट ये टेक्निक क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो अभी आपको समझ में आ गया ड्रॉबैक के केस में कि पहला ड्रॉबैक क्या कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को नहीं देखा जा सकता है। दूसरा क्या है कि अगर मॉलिक्यूल किसी वजह से रेस्ट्रिक्ट हो गया है तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि प्रोटीन की मोबिलिटी उसकी रियल में है कि किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से है। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे साइटोस्केलेटन के प्रोटीन होते हैं तो वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि साइटोस्केलेटन में तो मे भी उनमें मूवमेंट होता हो लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। तो अब ऐसे केस में तो हम नहीं समझ पाएंगे कि वो उसका रियल चीज है कि वो उसका मीन्स किसी वजह रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो मूवमेंट शो नहीं कर पा रहा है। तो ये दोनों टेक्निक थी। अब हम लोग नेक्स्ट टेक्निक पे आते हैं, फ्रीज फ्रैक्चर एनालिसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीज फ्रैक्चर रेप्लिकेशन टेक्निक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इस टेक्निक को जैसे अभी हमने क्या देखा कि प्रोटीन में डिफ्यूजन होता है, मूवमेंट होता है, वो देखने के लिए ये टेक्निक यूज होती है इंट्रीगल प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए। जैसा आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन, जैसा हमने इसके पहले प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंट्रीगल प्रोटीन होती है वो किस तरीके से, या अल्फा जो ज्यादातर जो इंट्रीगल प्रोटीन होती है अल्फा हेलाइसिस, वो किस तरीके से यहाँ पे एम्बेडेड होते हैं। तो ये प्रोटीन सच में एम्बेडेड है, इसको देखने के लिए हम लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं। तो अब इस टेक्निक को देखने से पहले हम आपको एक बहुत ही टेस्टी सा एग्जाम्पल देते हैं, उसके थ्रू आप हमें लगता है ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। सपोज कि आपके पास 2 ब्रेड का स्लाइस है, आपने 2 ब्रेड स्लाइस लिया और इसके बाद आपने क्या किया कि दोनों ब्रेड स्लाइस को मीन्स कि जैसे सैंडविच बनाते ओवरलैप करके आपने रखा। इसके बाद आपने एक शुगरी मिल्क लिया और उसमें उसको पूरा
पूरा मीन्स कि आपने उसको सोक कर दिया उस ब्रेड को। इसके बाद आपने क्या किया कि आपने कैश्यू नट लिया और इसके बाद यहाँ पे बीच बीच में मान लीजिए 2 स्लाइस हैं और यहाँ पे बीच बीच में आपने कैश्यू नट को यहाँ पे एम्बेडेड करा दिया। इसके बाद आपने क्या किया, इसको फ्रीज करा दिया, फ्रीज में रख दिया, फ्रीज हो गया, मीन्स कि आपने फ्रीजर में रखा तो पूरी तरह से वो फ्रीज हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसको निकालेंगे। निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि निकालने के बाद आप इसके जो 2 ब्रेड है, एक ब्रेड को आप उसका धीरे से एक मीन्स कि एक साइड का पोर्शन आप उठाएंगे और उठाने पे आप क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप ये ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जहां जहां पे आपने कैश्यू नट लगाया है वहां पे ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि वो जो ये जब हम एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन से, एक लेयर को दूसरे लेयर से हटाएंगे तो कैश्यू नट बीच में टूट जाएगा या वो ब्रेक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। मीन्स कि जो पहला वाला लेयर आप उठाएंगे, फर्स्ट लेयर जो आप ये उठाएंगे तो क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट लेयर उठा रहे हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो कैश्यू नट है वो नीचे वाले लेयर में लगा रहेगा और जहां जहां पे जो ऊपर वाला लेयर है उसमें जहां जहां पे कैश्यू नट होगा वहां वहां पे आपको ब्रेकेज दिखेंगे। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि कैश्यू नट इसमें पूरी तरह से एम्बेडेड था, ब्रेक तो नहीं हुआ, ना तो अपर लेयर में है ना तो इनर, मीन्स कि दोनों ही लेयर में था। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि ये एम्बेडेड हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक को समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे ब्रेड हमने लिया था तो हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई टिश्यू लिया गया, उस टिश्यू को फ्रीज किया गया। फ्रीज किस में किया गया, लिक्विड नाइट्रोजन, मीन्स कि 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन नाइट्रोजन का लिक्विड स्टेट होता है, लो टेम्परेचर पर बनाया जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू लिक्विड एयर में इसको बनाया जाता है और ये जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है ये कूलेंट की तरह यूज होता है। तो अब क्या किया, क्योंकि टिश्यू है तो टिश्यू को फ्रीज करने के लिए 196 डिग्री टेम्परेचर यूज किया गया और लिक्विड नाइट्रोजन को यूज किया गया। अब क्या होगा, टिश्यू इमोबाइल सैंपल हो जाएगा क्योंकि ये सैंपल तो इमोबाइल हो जाएगा। इसके बाद अब इस ब्लॉक को, जो ये ब्लॉक था ये फ्रोजन हो जाएगा क्योंकि इतने मीन्स लो टेम्परेचर में इसको रखा जा रहा है, तो पूरा जो टिश्यू क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने ब्रेड को रखा था। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पे जो टिश्यू है तो टिश्यू में क्या है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में इंटीग्रल प्रोटीन है और तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो अब ये जब फ्रोजन हो गया तो इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक करेंगे बाय माइक्रोटोम नाइफ ब्लेड से। मतलब कि माइक्रोटोम क्या होता है, माइक्रोटोम नाइफ क्या होता है, मीन्स एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को या बायोलॉजिकल कट करने के लिए, मेम्ब्रेन को कट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम लोग माइक्रोटोम बोलते हैं। और उसी तरीके से एक माइक्रोटोम नाइफ होता है। तो माइक्रोटोम नाइफ के थ्रू इसको कट कर लिया गया और कट करने के बाद फिर उस टिश्यू को कट किया गया। फिर इसके बाद किया गया फ्रैक्चर प्लान रन थ्रू टिश्यू। अब इसके बाद वही सेम चीज कि इसमें फ्रैक्चर प्लान को देखा गया कि कहाँ कहाँ पे फ्रैक्चर हो रहे हैं। तो फ्रैक्चर गोज अराउंड द प्रोटीन रादर देन क्रैकिंग देम हाफ, मीन्स कि जैसा हमने यहाँ पे बताया कि फ्रैक्चर कैसा गया था कि जब एक लेयर को दूसरे लेयर से हटाया गया तो फ्रैक्चर ऐसा नहीं गया था कि वहां पे क्रैक कर दिया था उसने प्रोटीन को, मीन्स कैश्यू नट को। वहां पे क्या हुआ था कि जहां जहां पे कैश्यू नट था वहां पे उस ब्रेड में अपर लेयर में वहां पे फ्रैक्चर या होल हो गया था। तो फ्रैक्चर गोज अराउंड द प्रोटीन रादर देन क्रैकिंग देम, क्रैक ना करके वो सीधे उससे फ्रैक्चर निकल के बाहर आता है। तो उस तरीके से मीन्स कि उस लेयर में फ्रैक्चर के आपको जगह जगह पे मीन्स फ्रैक्चर के मार्क दिखेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि वो जो प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन वो भी यहाँ पे टूट के आधी आ जाएगी इस बाई लेयर से। मान लीजिए ये बाई लेयर है, ये 2 लेयर है। तो अब अगर एक लेयर को हम यहाँ से उठाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो ये नीचे वाली प्रोटीन है, मतलब जो ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये आधी आधी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। जब आप बाई लेयर को उठाएंगे तो जो नीचे वाला पोर्शन होगा वहां पे ये प्रोटीन एज इट इज वैसी रहेगी। और इस वाले मेम्ब्रेन में क्या होगा कि बीच बीच में जैसे अब यहाँ पे प्रोटीन है तो यहाँ पे एक फ्रैक्चर दिखेगा, यहाँ पे प्रोटीन है तो यहाँ पे एक फ्रैक्चर दिखेगा। तो ये होता है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, कोटिंग फ्रीज फ्रैक्चर प्लेन बाय हैवी मेटल्स। और जो यहाँ पे बीच बीच में जो ये आपको यहाँ पे ये दिखे हैं होल फ्रैक्चर्स दिखे, इनको हम लोग कोट कर देते हैं किससे, हैवी मेटल से। और इसके बाद हम लोग उसको द रिमूवल
रिमूवल ऑफ स्पेसिमेन फ्रॉम रेप्लिका, एक रेप्लिका चीज होती है। रेप्लिका मतलब एक तरीके से आप किसी चीज का एग्जैक्ट कॉपी करें तो उसका रेप्लिका बनाया जाता है और उस रेप्लिका को हम लोग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में विजुलाइज कर लेते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि इन फ्रैक्चर्स की जगह पे यहाँ पे प्रोटीन होगा, तभी ऐसा ये फ्रैक्चर दिख रहा है। तो इस टेक्निक को बोला जाता है फ्रीज फ्रैक्चर रेप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे रेप्लिका यूज किया जा रहा है तो इसलिए इसको फ्रीज फ्रैक्चर रेप्लिकेशन बोलते हैं या फ्रीज फ्रैक्चर एनालिसिस। और इसके थ्रू हम लोग पता कर लेते हैं कि जो हमारी प्रोटीन है वो इंट्रीगल प्रोटीन है, किस तरीके से प्रोटीन मेम्ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट होती है इंट्रिंसिक वे में, वो हमें पता चल जाता है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि आप टिश्यू लेंगे, टिश्यू को आप 196 डिग्री पे क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे और सैंपल इमोबाइल हो जाएगा। फिर इसके बाद उस फ्रोजन ब्लॉक को, मीन्स की जो ब्लॉक है जो फ्रोज हो गया है उसको आप लेंगे और इसके बाद उसमें क्या करेंगे, माइक्रोटोम से उसको मीन्स कट करेंगे तो वह हमें क्या दिखेगा, फ्रैक्चर प्लान दिखेगा रन थ्रू द टिश्यू। जहां जहां पे टिश्यू उस तरीके से हमें फ्रैक्चर प्लान रन करता हुआ दिखेगा और साथ में क्या हो जाएगा कि जहां जहां पे प्रोटीन थी वहां पे क्रैकिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो और उसको हम लोग हैवी मेटल से क्या कर देंगे, उसको कोट कर देंगे और इसके बाद उसको हम लोग टेम से रेप्लिका में लेके उसको टेम से हम लोग विजुलाइज कर लेंगे। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा और आप कर सकते हैं। तो ये आप सेम बस जस्ट एग्जाम्पल को याद रखेंगे तो आपको याद रह पाएगा। और अगर आपको हमारा एग्जाम्पल पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट, जैसा हमने बताया था कि इसके प्रीवियस वीडियो में, कि मान लीजिए कि ये कोई सेल है, सेल के ऊपर चाहे ग्लाइकोप्रोटीन हो या ग्लाइकोलिपिड हो, तो ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स कि कोई ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से अटैच हो या लिपिड से अटैच हो। तो इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को विजुलाइज करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि सेल में कोटिंग करते हैं, सेल में क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं और उस कोटिंग को हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने जैसे स्पर्म और एग का इंटरेक्शन हम लोग देखते थे, तो वहाँ भी इसी तरह के मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता है, या फिर ब्लड क्लॉटिंग होती है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, तो वहाँ पे ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो मीन्स की कार्बोहाइड्रेट है, इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये मेम्ब्रेन के ऊपर है कि नहीं है। तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या किया जाता है कि सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, तो एक रुथेनियम रेड होता है, उसके थ्रू, रुथेनियम रेड के थ्रू, या फिर कोई कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, जैसे कि लेक्टिन हमें पता है कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, इसके थ्रू हम लोग इसको देख सकते हैं। मीन्स कि मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रोटीन है, इससे किसी लिपिड ने कार्बोहाइड्रेट ने बाइंड किया है और इससे लेक्टिन बाइंड कर लेगा। अब लेक्टिन को हमने क्या किया, इसको हम किसी फ्लोरोसेंट डाई से लेबल करा देंगे, तो हम या किसी विजुलाइज मार्कर से इसको लेबल करा देंगे। तो क्या होगा कि हम इसको जहाँ विजुलाइज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग इन लाइव सेल इज यूज टू डिटरमाइन, मतलब कि जो फ्लोरेसेंस रिकवरी है फोटो ब्लीचिंग की, वो लाइव सेल्स में किसको क्या डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को में मतलब कि यहाँ पे हम लोग इसको सीधे ही बता सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत तो कुछ ज़्यादा पता करना नहीं है, क्योंकि ये टेक्निक है। तो इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन, प्रोटीन के डिफ्यूजन के लिए देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है को लोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो कोलोकलाइजेशन फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑर्गेनेल्स, या फिर न्यूक्लिक एसिड कॉम्पैक्टनेस, तो ऐसा सब तो हम लोगों ने भी स्टडी की नहीं है। तो जो मीन्स की फ्रैप टेक्निक होती है वो क्या होती है कि डिफ्यूजन को, प्रोटीन के डिफ्यूजन को देखने के लिए होती है। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और हाँ, ये दोनों ही टेक्निक देखिए क्या हो रहा है, लाइव सेल में देखने के लिए हैं। इसीलिए इनके ड्रॉबैक भी हैं, इसीलिए क्योंकि हमने ये बोला ना कि रेस्ट्रिक्ट है, किस वजह से हमें नहीं पता है। तो ये टेक्निक से फिर हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, जैसे फ्रैप टेक्निक है तो वो तो उसमें तो टिश्यू को फ्रीज कर दिया गया, तो वो तो लाइव कंडीशन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइव कंडीशन में देखते हैं हम लोग। तो इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं, और अभी ऑलमोस्ट हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सभी टॉपिक पे बात कर ली है। तो थैंक यू वेरी मच, और इसी तरीके से आप हमारे वीडियोस देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।